नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 9th का विज्ञान ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि सीएफसी किसको प्रभावित कर रही है। सीएफसी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसको प्रभावित कर रही है। तो हम जानते हैं ओजोन परत को कर रही है, लेकिन ओजोन परत तो यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, उसका सूत्र दिया गया है O3। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीएफसी किसको प्रभावित कर रही है? ओजोन परत को, यानी O3 को। O3 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुल उपलब्ध का कितना प्रतिशत खारा जल है? कुल उपलब्ध का, देखिए एक बात बता दें कि पृथ्वी पर टोटल यानी कि पृथ्वी पर जल कितना है। तो पृथ्वी पर जल जो है आपका 71% जल है, और भूमि कितना है? 29% भूमि है। ये याद रखिएगा, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितना है? 71%। और भूमि यानी मिट्टी कितना है? 29%, जिसपे कि हम लोग मानव जीव रह रहे हैं, जीव जंतु। और पूछा गया है प्रश्न में कि कुल उपलब्ध का कितना प्रतिशत खारा जल है, यानी टोटल का कितना खारा जल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 97% जो है कि खड़ा पानी है, और 3% जो है कि पीने लायक पानी, मीठा पानी है। समझ गए बात को? तो चलते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि कुल उपलब्ध का कितना प्रतिशत खरा पानी है। तो 97% क्या है? खरा पानी है। खरा पानी मतलब कि ज़्यादा नमकीन खरा अच्छा नहीं लगता, जैसे समुद्र का जल होता है, नमक बनाया जाता है। और मीठा पानी जो हम लोग पीते हैं, ये 3% है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है? तो जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मिनी माटा होता है, मीना माटा होता है। ऑप्शन नंबर, जिसको मीना माता बोलते हैं, जिसको चेचक टाइप के साथ होता है उसे। तो इस प्रश्न का आप उत्तर रखिएगा कि जल में अगर मरकरी की उपस्थिति यानी कि ज़्यादा मात्रा में रहे तो उससे कौन सा रोग होता है? मीना माटा। ठीक है, मीना माता या माटा इसमें लिखा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के संगठन में खनिज कितना प्रतिशत है? अब देखिए, मिट्टी के संगठन मतलब मिलावट में, मिट्टी के संगठन में खनिज कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 45%। मिट्टी के संगठन में खनिज का कितना प्रतिशत है? 45%। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हम ध्यान से सुनिएगा। यह लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? प्रश्न एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, क्रिस्टिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो दोस्तों, ये पेज आप अगर विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, तो पहले ऑप्शन में आपको पहले चैप्टर में ये प्रश्न पूछा मतलब दिया गया है, अगर भारतीय वन पढ़े होंगे तो देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राइबोसोम। इनमें से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइमोसोम हो जाएगा, लाइमोसोम। आत्महत्या की थैली किसको कहता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम। अगला नंबर हो जाएगा आपका, यानी एक नंबर, ए नंबर सही हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहता है? लाइसोसोम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है आपका इनमें सभी में, इनमें सभी हो जाएगा।
आपका केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, गुणसूत्र में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इनमें सभी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डीएनए इनमें किस में पाया जाता है, तो इनमें सभी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे गुणसूत्र का निर्माण होता है, इनमें से किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डीएनए एवं प्रोटीन से, डीएनए एवं प्रोटीन से। याद रखिएगा, इनमें से किससे, यानी कि गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो डीएनए एवं प्रोटीन से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, प्राश्रव्य तरंग का उपयोग होता है, प्राश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50 NAR में, ठीक, याद रखिएगा 50 प्राश्रव्य तरंग का होता है 50 प्राश्रव्य तरंग का उपयोग होता है किसमें, 50 NR में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धातु के भरी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है, यानी कि धातु के भीतरी रचना में, धातु के भीतरी रचना में, धातु को रचा हुआ है उसके अंदर, धातु के भीतरी रचना के अंदर टूटा हुआ मतलब टूट का पता लगाने में उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्राश्रव्य तरंग का। किसका प्रयोग किया जाता है, प्राश्रव्य तरंग का। कोई धातु, कोई वस्तु है उसके अंदर टूटा हुआ है तो कैसे पता लगाया जाता है, प्राश्रव्य तरंगों का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्राश्रव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाला यंत्र को कहा जाता है। प्राश्रव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाला यंत्र को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी। अगला प्रश्न है, पित्ताशय तथा गुर्दे की पत्थर का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। पित्ताशय तथा गुर्दे की पत्थर का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से, प्राध्वनि सूचक को, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्राध्वनि सूचक को। अगला प्रश्न है, ध्वनि के परावर्तन का उपयोग होता है, ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी में, मेगाफोन में, कर्णतृत में, लाउड स्पीकर में। तो ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग किस में होता है, मेगाफोन, कर्णत्रय में, लाउड स्पीकर में, इनमें से भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की, देखिए ऐसा प्रश्न रहे और लगे कि आपका इसमें भी होगा इसमें होगा तो तुरंत मार दीजिए डी, क्योंकि 2 बार आते हैं, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। अब देखिए पूछ रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्नेह पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गैस। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैस। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। याद रखिएगा, अगर अधिक पूछा जाए तो गैस में और कम पूछा जाए तो ठोस में। यानी क्या पूछा जाए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है तो ठोस में, और किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है तो गैस में। याद रखिए, जैसा कि देखिए पीछे प्रश्न था, याद रखिएगा, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है तो गैस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही प्रश्न पूछा है, देखिए यहाँ पे, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा
सबसे कम होती है तो ठोस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है। निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आकार। आकार देखिए द्रव्य है। अब द्रव्य में क्या क्या आता है। द्रव्य में आता है आपका दूध, तेल, पानी, ये सभी घी, ये सभी द्रव्य है। और हम जिस वस्तु में रखेंगे, अगर गिलास में रखेंगे, पानी को रखते हैं या दूध को रखते हैं तो गिलास का आकार ले लेगा। अगर लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार ले लेगा। बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। इसलिए निम्नलिखित में द्रव्य में कौन सा अनिश्चित होता है, तो आकार अनिश्चित होता है द्रव्य में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल, देखिए फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बर्फ जल से हल्की होती है। बर्फ जल से क्या होती है, हल्की होती है। इसलिए बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। सीधा बात है, जो जल से हौला रहेगा वही तो तैरेगा। तो बर्फ जल से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। यौगिक, मिश्रण, निम्बल या विलयन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यौगिक। क्या बनता है, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है, मतलब संयोग मिलाने के बाद क्या बनता है, यौगिक बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यह तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है आपका डी, इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोडियम। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, सोडियम शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्रावित जल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्रावित जल। प्रश्न है ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कैंडेला। कैंडेला ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। प्रश्न है एक mu बराबर होता है। एक mu बराबर होता है। तो एक mu बराबर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 1.66 गुना 10 पे पावर -27 kg। एक mu बराबर कितना होता है, 1.66 गुना 10 पे पावर -27 kg। याद रखिएगा एक mu बराबर 1.66 गुना 10 पे पावर -27 kg। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है तो लंबाई का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारसेक किसका इकाई है, लंबाई का। देखिए पारसेक जो है ना ये दूरी को मापता है और ये अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को मापता है, यानी कि लंबाई को मापता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारसेक इकाई किसका है, लंबाई का। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष इकाई यह भी आपका हो जाएगा दूरी से। ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल सही है। दूरी का, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, और पार्सेक इकाई किसका है? लंबाई का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है समतल कोण अनुपात है 2। समतल कोण अनुपात है 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूरियों का समतल कोण अनुपात है 2। तो किसका है? अनुपात है 2, तो दूरियों का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 मेगावाट बराबर होता है। 10 मेगावाट बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 10 पे पावर 7 वाट। 10 पे पावर 7 वाट। 10 मेगावाट बराबर होता है 10 पे पावर 7 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आर्थ्रोपोडा में। किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं? इनमें से किसमें 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा है, लेकिन याद रखिए इनमें से कोशिका पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नीडेरिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? प्रश्न है पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बी एवं सी के बीच। बी एवं सी के बीच यानी कि कर्क रेखा पर और मकर्क रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंशा वृक्ष के मदद से डैश यानी खाली जगह को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण और जैविक विकास। वर्गीकरण जैविक विकास यानी कि दोनों ए बी दोनों हो जाएगा। ए बी दोनों हो जाएगा इसमें। वंशा वृक्ष के मदद से वर्गीकरण और जैविक विकास को दर्शाता है। ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तन होता है। पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है कहलाता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम। अगला प्रश्न है कोयला पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है। कोयला पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? वो ताप ऊर्जा में बदल देता है। यानी कोयला को जलाते हैं ताप के लिए ना, हीट के लिए, ताप के लिए। पेट्रोलियम को भी ताप के लिए। तो कोयला पेट्रोलियम को जलाने में परिवर्तित होता है, क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आसपास में दोनों तलहदी को रगड़ने पर परिवर्तित होता है। यानी कि आपस में दोनों तलहदी यानी कि दोनों हाथ का जो मतलब है
हथेली दोनों को आपस में रगड़ने पर परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है? तलवा, दोनों हाथ का जो तलवा है, ताली जो बताते हैं, दोनों हाथ को सटा करके आपस में रगड़िएगा तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? मांसपेशीय ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदल जाएगा। मांसपेशीय ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदल देगा। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब केंद्रीकरण होता है। दूध से क्रीम को अलग करना है तो कौन सा क्रिया कहलाएगा? अब केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर है, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाष्पीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, पथकरी कीप द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विंटल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, स्टार्च का विलयन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडा वाटर क्या है? मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन भौतिकी परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन भौतिकी परिवर्तन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लोहे में जंग का जमना। यानी कि निम्नलिखित में कौन भौतिकी परिवर्तन है? तो जल का जमना ये भौतिकी परिवर्तन है। जल का जमना यह भौतिकी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल जमना भौतिकी परिवर्तन है। देखिए भौतिकी परिवर्तन वह होता है जो कि बदला फिर उसको वापस हम उसी रूप में ला सके, उसको क्या कहेंगे? भौतिकी परिवर्तन कहेंगे। और रासायनिक परिवर्तन उसको कहेंगे जो कि किसी को परिवर्तन कर देंगे, बदल देंगे, उसको फिर वापस नहीं ला सकते हैं, उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, याद रखिएगा। तो लेकिन जल जमेगा तो जल को हम फिर वापस जम जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को फिर वापस हम जल में ला सकते हैं, इसलिए ये भौतिकी परिवर्तन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोयला को जला देंगे तो फिर कोयला वापस नहीं ला सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है, विभोजतक ऐसे उत्तक है जिसमें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी गुणों में पाए जाते हैं। यानी कि इसमें जितना है सभी में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी गुणों में पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 49 नंबर प्रश्न है, पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इंटरकैलोरी विभोजतक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लास्ट नंबर प्रश्न आपका, घास के ताने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है?
घास के ताने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंटर कैलोरी विभोजक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये 9th क्लास के विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपको 2022 में पूछे जाएंगे। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको मैट्रिक की सभी विषय की ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव का प्रश्न कराए गए हैं और अन्य कंपटीशन के लिए भी आपको यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।